रात के ठीक 3 बजे थे। रामपुर कस्बे की एक पुरानी गली में लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति गली से गुजर रही थी। साड़ी पर कभी सुनहरी कढ़ाई रही होगी, अब बस धागे उलझे थे। दुल्हन जैसा श्रृंगार था पर चेहरा दिख नहीं रहा था। बाल खुले हुए, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था सांस लेने की आवाज। तभी मोहल्ले के चौराहे पर एक बस आकर रुकी। धूल का गुबार उड़ा, दरवाजा खुला और उतरा सुमित। 20 साल का, थका हुआ, कंधे पर बैग लटकाए। परीक्षा खत्म हुई थी। नानी के घर कुछ दिन आराम करने आया था, किताबों से दूर, शहर के शोर से दूर। उसे क्या पता था कि यह आराम की रात नहीं होगी। बस जाते ही सड़क फिर सुनसान हो गई। सुमित ने अपनी नानी के घर की दिशा में कदम बढ़ाए। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी, अजीब किस्म की ठंड, जो अक्टूबर में भी नहीं होनी चाहिए थी। तभी वो आवाज आई, छन छन पायल की। पहले तो सुमित के पैर थम गए। रीढ़ में एक ठंडक दौड़ी। उसने सोचा बस शोर होगा, हवा होगी, कोई जानवर होगा, पर आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे पास आती जा रही थी। सुमित ने हिम्मत की, सांस रोककर पलट कर देखा। एक लड़की थी, सड़ी गली लाल साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, रो रही थी, बिल्कुल चुप रोना, बिना आवाज के, बस आंसू। और वो उसी के पीछे चल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई रास्ता मांग रहा हो, पर मांगने की हिम्मत नहीं थी। सुमित का दिल धड़का, पर वो रुका नहीं। वो उसके पास गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने धीरे से सिर उठाया, आंखें लाल, थकी हुई। हाँ, मेरी मदद आप ही कर सकते हैं। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस रात सुमित को नहीं पता था कि उसने बस एक अजनबी औरत की मदद करने के लिए हाँ नहीं कहा था। सुमित ने उससे पूछा, कहाँ जाना है और इतनी रात को अकेले क्यों है? उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, बाजार के पास एक पुरानी हवेली है, वहाँ जाना है, पर रास्ता बंद है। सुमित जानता था वो हवेली गांव के बाहर, पुरानी, खंडहर जैसी। बचपन में जब भी नानी के घर आता था, वो हवेली दूर से दिखती थी। नानी ने हमेशा कहा था उस तरफ मत जाना। उसने कभी पूछा नहीं था क्यों, पर आज वो उसी तरफ जा रहा था। दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क पर कोई नहीं था, दुकानें बंद थी, घरों की रोशनियां बुझी हुई, सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह रास्ता रुक गया। एक मोटे लोहे का ताला था, पुराना, जंग खाया हुआ पर मजबूत, दीवार में लगा हुआ, बाहर से बंद, और उस तरफ जाने का यही एकमात्र रास्ता था। सुमित ने ताला हिलाया, टस से मस नहीं हुआ। वो पीछे मुड़ा कोई और रास्ता सोचने के लिए। तभी उस औरत ने बिना कुछ बोले अपने हाथ से एक पुरानी चाबी निकाली। सुमित ने ध्यान से देखा। चाबी का आकार अजीब था, जैसे किसी ने उसे हाथ से घिसकर बनाया हो। उस पर मैल और समय की परत चढ़ी हुई थी। ताला खुल गया एक आवाज के साथ। ये चाबी आपके पास कैसे? औरत ने एक पल के लिए चाबी को देखा। मेरे पास हमेशा से थी, बस मैंने खुद को यहाँ से बाहर कर दिया था। सुमित को उस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया, पर उसने सोचा कि शायद वो बहुत थकी हुई है, शायद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। वो आगे बढ़ता रहा। अंदर से एक अजीब हवा आई, न ठंडी न गर्म, बस पुरानी, जैसे किसी बंद कमरे की सांस बाहर निकली हो। और उस हवा में एक खुशबू थी, गेंदे के फूलों की, वही खुशबू जो शादी के मंडपों में होती है। ताला खुलने के बाद सुमित उस औरत के साथ आगे बढ़ने लगा था। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, ए लड़के, रुक! सुमित ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था, 70-75 साल का, झुकी हुई कमर, हाथ में लालटेन, आंखें छोटी थी। वो मोहल्ले के एक घर की खिड़की में खड़ा था, जैसे घंटों से देख रहा हो। उस तरफ मत जा, और उसके साथ तो बिल्कुल मत जा। सुमित ने उस औरत की तरफ देखा। वो चुप खड़ी थी, पर उसका चेहरा बदल गया था। डर नहीं था उस पर कुछ और था।
एक पुरानी थकान, जैसे यह पहली बार नहीं हुआ था। तू बाहर से आया है, तुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? जो इस गांव में छुपा है वो तेरी सोच से परे है। सच बहुत भयानक है। रामदीन काका ने लालटेन ऊंची की और सुमित का चेहरा ध्यान से देखा। पिछले 3 महीने में इस मोहल्ले के 4 लड़के गए हैं उस हवेली की तरफ, कोई वापस नहीं आया। सुमित के पेट में कुछ हलचल हुई। उसने पूछा, पुलिस केस, कोई जांच चलना? काका हंसे कड़वी, खाली हंसी। पुलिस ने कहा भाग गए होंगे, शहर गए होंगे, पर मैंने देखा था सबको, सब इसी तरह गए थे, रात को किसी के पीछे पीछे, उसी पायल की आवाज के पीछे। सुमित ने उस औरत की तरफ देखा। वो अब भी चुप थी। काका यह बता रही हैं कि इनकी मदद चाहिए। सब यही कहती है। काका की आवाज में पहली बार दरार आई। एक दर्द था वहां ताजा, बिना ढका हुआ। मेरा बेटा भी यही कहकर गया था 3 महीने पहले, अभी तक नहीं लौटा। सुमित रुक गया। काका ने सुमित को अपने घर के अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया। हर तरफ कागज चिपके थे, अखबार की कतरने, हाथ से लिखे नोट्स और बीच में एक पुराना नक्शा। मैं पिछले 3 महीने से यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। काका ने कांपती उंगली से नक्शे पर एक जगह दिखाई। उस जगह को काटा हुआ था और बगल में लिखा था, यहां मत जाना। ये किसने लिखा? मेरे बेटे ने, जाने से 1 रात पहले। तू यहां अनजाने में नहीं आया, वो तुझे बुलाने आई थी। बाहर से अचानक छन छन दोनों चुप हो गए। सुमित ने खिड़की से झांका। वो औरत अभी भी बाहर खड़ी थी, इंतजार में, पर अब उसका चेहरा सुमित की तरफ था। काका ने सुमित का हाथ पकड़ा। मेरे बेटे को ढूंढ ला। अगर तू अंदर जा ही रहा है तो उसे वापस ले आ। उसका नाम मोहन है। सुमित ने एक लंबी सांस ली, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उस औरत ने पहली बार खुद बात की बिना पूछे। मोहन जिंदा है, तहखाने में है, पर वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वहाँ जो बंधन है वो टूटे नहीं। और वो बंधन कैसे टूटेगा? औरत ने एक पल रुककर जवाब दिया, जब मेरा काम पूरा होगा। अब सुमित के पास 2 रास्ते नहीं थे। एक ही रास्ता था आगे बढ़ना, हवेली की तरफ, उस सच की तरफ जो उसकी अपनी नानी ने उससे छुपाया था। हवेली के अंदर घुसते ही सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। एक दिया जल रहा था कोने में, तेल वाला, कांपती लौ, जैसे कोई अभी अभी जला कर गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, चेहरे धुंधले, पर एक तस्वीर साफ थी, बिल्कुल साफ, जैसे अभी किसी ने पोंछी हो। उस तस्वीर में एक दुल्हन थी, लाल साड़ी में। सुमित ने पलटकर उस औरत को देखा। वो दूर खड़ी थी, एक पुरानी खिड़की के पास बाहर देख रही थी, जैसे उसे पता था कि सुमित क्या देख रहा है। यह तस्वीर, ये आपकी है? औरत ने जवाब नहीं दिया। सुमित ने तस्वीर के नीचे एक पुरानी पट्टी पर लिखा नाम पढ़ा, सुमित्रा देवी। उसी रात शादी के दिन ही मर गई थी। सुमित का गला सूख गया। उसने पीछे हटना शुरू किया, 1 कदम, 2 कदम। उसका मन कह रहा था कि बाहर निकलो, भागो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर तभी उस औरत ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मुझे बस एक काम करवाना है। हवेली के कोने से आवाज आ रही थी, अंदर से, दीवार के पीछे से। एक बंद दरवाजा था वहां, और उस बंद दरवाजे के पार जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो। उस औरत ने कहा, मोहन वहां है, तुम जाओ। सुमित ने दरवाजा धकेला, जोर लगाया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में वो खुल गया, एक भारी धूल भरी आवाज के साथ। अंदर अंधेरा था। सुमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, बस एक पुरानी गुड़िया थी जमीन पर, फर्श के बीचों बीच, कपड़े की, पुरानी। एक आंख टूटी हुई और उसके बगल में एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी। सुमित ने झुककर चिट्ठी उठाई।
कागज पीला पड़ चुका था। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने बहुत डर में लिखी हो। जो यहां तक आया वो सच जानने के काबिल है। सुमित ने पूरी चिट्ठी पढ़नी शुरू की और पढ़ते पढ़ते उसके हाथ थम गए, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि चिट्ठी में जो लिखा था वो उसकी अपनी कहानी थी, उसके अपने घर की, उसकी अपनी नानी की। चिट्ठी में लिखा था, सुमित्रा की शादी उस घर में हुई थी जो आज तुम्हारी नानी का घर है। उस रात उसके पति ने उसे जहर दिया था, दहेज के लिए, लालच के लिए, एक औरत की जिंदगी की कीमत पर। और उसकी बेटी, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। वो बच्ची भूखी प्यासी अकेली 3 दिन वहां रही। फिर किसी ने दरवाजा खोला, उसे बाहर निकाला, उसे बचाया। सुमित की सांस रुक रही थी। उसने नीचे हस्ताक्षर देखे, रमा देवी, तुम्हारी नानी। सुमित का दिमाग घूम गया। नानी ने यह चिट्ठी लिखी थी। नानी को सब पता था। नानी जिन्होंने हमेशा उस हवेली के बारे में एक शब्द नहीं बोला, जो हर बार उधर जाने से रोकती थी। उसने पलटकर उस औरत को देखा। वो उसी तस्वीर के सामने खड़ी थी, बिल्कुल चुप। वो बच्ची वो नानी थी? उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी नानी ने मुझे आजाद नहीं किया था। उन्होंने मुझे भुलाने की कोशिश की थी सालों तक, और मैं तब से यही हूँ, इसी हवेली में, इन्हीं दीवारों में, रात रात भर उन गलियों में। सुमित की आंखें भर आईं। आप चाहती क्या है? औरत ने एक पल रुक कर कहा। मेरी आत्मा तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी बेटी या उसका कोई अपना यहाँ आकर सच स्वीकार न करे। सिर्फ माफी, बस इतना। सुमित समझ गया। वो यहाँ अनजाने में नहीं आया था। बस का उस चौराहे पर रुकना, उसका उस गली से गुजरना, सब कुछ उसी के लिए था। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, जो हुआ वो गलत था। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तुम्हें भुलाया गया जबकि तुम्हें याद किया जाना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ, अपनी नानी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। तुम जाओ, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना। हवेली में हवा चली, दिया बुझ गया, फर्श पर पड़ी गुड़िया हिली, बस एक पल के लिए, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। तभी पीछे से आवाज आई, भाई भाई कोई है? सुमित ने टॉर्च घुमाई। हवेली के एक कोने में दीवार से सटा हुआ एक लड़का बैठा था। कमजोर, आंखें सूजी हुई, होंठ सूखे, पर जिंदा था। मोहन था। सुमित मोहन को सहारा देकर बाहर लाया। रामदीन काका दरवाजे पर ही खड़े थे, लालटेन हाथ में, आंखें रास्ते पर टिकी हुई। मोहन को अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे। सुमित ने उन दोनों को देखा और फिर हवेली की तरफ देखा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, पर वो अंधेरा अब पहले जैसा नहीं था। भारी नहीं था, बोझिल नहीं था। नानी के घर पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। नानी जाग रही थी, रसोई में बैठी, हाथ में चाय का कप, आंखें दरवाजे पर। सुमित को देखकर उनकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोलने वाले थे कि नानी ने पहले कहा, तू वहां गया था? सुमित ने हाँ में सिर हिलाया। नानी ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उनके कंधों से उतर रहा हो। धीरे धीरे। मुझे पता था एक दिन कोई जाएगा। मैं खुद नहीं जा सकी। बहुत डर था, बहुत गुनाह था। नानी उठी, अलमारी के पीछे से एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी निकाली, उसे खोला। उसमें एक पायल थी, सोने जैसी रंग की, पर धुंधली, एक तरफ से टूटी हुई। ये सुमित्रा की थी। उस रात जब मुझे उस कमरे से निकाला गया तो यही मेरे हाथ में थी। पता नहीं कैसे मैं इसे कभी फेंक नहीं पाई। सालों तक सोचती रही, एक बार जाऊंगी, माफी मांगूंगी, पर हर बार डर आ जाता था। सुमित ने पायल देखी। वही पायल थी, वही आकार, वही बनावट, वही छन छन। और तभी
सुमित को उस चिट्ठी की आखिरी लाइन याद आई जो उसने हवेली में पढ़ी थी और जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। एक लाइन जो उसने सोचा था कि शायद अधूरी है, और वो बच्ची जो बची थी उसका नाम भी सुमित्रा था, पर उसने अपना नाम बदल लिया, रमा रख लिया, क्योंकि वो भूलना चाहती थी। वो मेरी माँ थी सुमित, सुमित्रा देवी, वो मेरी माँ थी। सुमित के पैर तले जमीन खिसक गई। वो औरत जिससे वो मिला था, जिसकी उसने मदद की, वो उसकी परनानी थी, उसका अपना खून। और आज रात 35 साल बाद उसकी आत्मा आखिरकार शांत हुई। इसे रख, ये उसकी निशानी है। और याद रख, जो भुला दिया जाता है वो कभी सच में नहीं जाता, वो बस इंतजार करता है।